गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने रोडोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और साथ ही पॉलीसाइफोनिया की स्ट्रक्चर और उसकी कोशिका की संरचना कैसी होती है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में 3 टाइप की जनरेशन्स पाई जाती हैं। उसी के अनुसार 3 टाइप के थैलस पाए जाते हैं। इन द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ थैलाई आर फाउंड। एक होता है गैमीटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद। यह प्लांट स्वतंत्र रूप से एक अगुणित पादप की तरह ग्रो करता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करता है, यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड प्लांट परफॉर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैविंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि इस पर मेल और फीमेल गैमेट्स नर और मादा युग्मक बनते हैं। द्वितीय पादप है कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोबीजाणुद्भिद। यह गैमीटोफाइट प्लांट में जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट से के जर्मिनेशन से जो पादप बनता है उसे हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। यह जाइगोट से उत्पन्न होने वाला डिप्लॉइड प्लांट है, द्विगुणित पादप है जो कि मादा युग्मकोद्भिद पर यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट पर पैरासाइट या परजीवी के रूप में रहता है। यह अपने जीवन काल में द्विगुणित कार्पोबीजाणु या कार्पोस्पोर्स बनाता है और ये कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट होकर अंकुरित होकर एक नया पादप बनाते हैं जिसे हम चतुष्क बीजाणुद्भिद या टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। अब ये टेट्रास्पोरोफाइट क्या है? ये थर्ड प्लांट है। तीसरा पादप या तीसरी जनरेशन जो पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल में आती है वो है टेट्रास्पोरोफाइट। यह एक इंडिपेंडेंट डिप्लॉइड प्लांट है, स्वतंत्र द्विगुणित पादप है जो कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चतुष्क बीजाणु या टेट्रास्पोर्स बनाता है। ये चतुष्क बीजाणु टेट्रास्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से गैमीटोफाइट प्लांट बनाते हैं। इस तरह से 3 पादप हैं जिसमें युग्मकोद्भिद और चतुष्क बीजाणुद्भिद यानी कि गैमीटोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट जो है ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। इनकी संरचना जो है आकारिकी रूप से ये एक जैसे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन के बारे में। पॉलीसाइफोनिया में oogemus प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। oogemus टाइप का लैंगिक जनन पाया जाता है। प्लांट्स डायोशियस और हेट्रोथैलिक होते हैं, विषम थैलसी होते हैं, विषम युग्मकी, एक लिंगी और विषम जालिक पादप होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमीटोफाइट प्लांट के द्वारा संपन्न होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो मेल और फीमेल गैमीटोफाइट पर बनती है जो कि टेट्रास्पोर से उत्पन्न होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर जनन अंगों के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्पर्मेटेंजिया या एंथ्रीडिया कहा जाता है। एंथ्रीडिया तो सभी प्लांट्स में हम बोलते हैं, यहाँ पर विशेष रूप से हम उन्हें स्पर्मेटेंजिया कहते हैं। ये स्पर्मेटेंजिया या अचल पुंधानियाँ जो है वो मेल ट्राइकोब्लास्ट पर उत्पन्न होती हैं। ये मेल ट्राइकोब्लास्ट जो पर ये अचल पुंधानियाँ या स्पर्मेटेंजियम उत्पन्न होते हैं। अब मेल ट्राइकोब्लास्ट क्या है? मेल ट्राइकोब्लास्ट ये देखिए, यहाँ डायग्राम में आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है, ये ट्राइकोब्लास्ट है। इस ट्राइकोब्लास्ट की ये देखिए ये 2 ब्रांचेस हैं, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, इसके ऊपर ये स्पर्मेटेंजियम निकला हुआ है। अब ये हम पढ़ते हैं इसके बारे में। मेल ट्राइकोब्लास्ट के शीर्ष भाग पर उत्पन्न होने वाली इन्हीं विशेष शाखाओं पर क्लस्टर्स के रूप में अचल पुंधानियाँ जो है उनका निर्माण होता है।
ये मेल ट्राइकोब्लास्ट में ये दो आधारी कोशिकाओं का एक स्टॉक बनता है। ये मैंने नीचे आपको बताया। यहाँ पर एक वृंत होता है जिस पर द्विभाजी शाखित या डाइकोटोमस फॉक्स होती हैं। एक भुजा या एक शाखा जो है वो स्टीराइल होती है। दिस वन इज, ये है एक स्टीराइल होती है, और ये जिसके ऊपर ये पाया जाता है वो वो है वो फर्टाइल होती है। प्रत्येक भुजा की दो शाखाओं में से एक फर्टाइल होती है जिस पर अचल पुंधानियां बनती हैं, और दूसरी शाखा जो है वो स्टीराइल होती है। और प्रत्येक स्पर्मेटेंजियम एक यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएटेड, कलरलेस या लाइट येलो कलर की स्ट्रक्चर होती है, और जिसमें से एक नॉन मोटाइल स्पर्मेशियम या पुमणु का निर्माण होता है। अब ये कैसे बनती हैं? मेल ट्राइकोब्लास्ट की बेसल दो सेल्स को छोड़कर रिमेनिंग सेल्स जो है वो डिवाइड होकर सेंट्रल और पेरीसेंट्रल साइफन्स बनाती हैं, उत्पन्न करती हैं। प्रत्येक पेरीसेंट्रल साइफन से, ये देखिए ये पेरीसेंट्रल साइफन है, ये देखिए ये पेरीसेंट्रल साइफन है और ये सेंट्रल साइफन है। पेरीसेंट्रल साइफन से ये देखिए ये जो है ना, ये निकले हैं यहाँ, इसमें ये निकले हैं। प्रत्येक पेरीसेंट्रल साइफन से बाहर की तरफ एक या अधिक स्पर्मेटेंजियम मदर सेल्स एसएमसी बनती हैं। प्रत्येक एसएमसी से 2 या 4 स्पर्मेटेंजिया बनते हैं। इस प्रकार से एक कॉम्पैक्ट कॉर्न लाइक स्पर्मेटेंजिया का क्लस्टर या गुच्छा डेवलप होता है। जब ओल्ड स्पर्मेटेंजिया नष्ट हो जाते हैं तो नए बनते हैं। तो स्पर्मेटेंजियम की वॉल थिक और 3 लेयर्ड होती है। उसके अंदर स्पर्मेशियम होता है। स्पर्मेशियम एक यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएटेड, राउंडेड, नॉन मोटाइल, कलरलेस या लाइट येलो कलर की स्ट्रक्चर है, जो कि स्पर्मेटेंजियम की वॉल में बनने वाली एक संकरे छेद के द्वारा पानी में रिलीज होते रहते हैं, और वाटर करंट से बहते हुए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ले जाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये सारा प्रोसेस जो है समझा रखा है। अब आगे हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कार्पोगोनियम कहते हैं या कार्पोगोनिया कहते हैं। ये फीमेल गैमीटोफाइट पर बनता है। इसकी पोजीशन, प्रत्येक फीमेल गैमीटोफाइट की कार्पोगोनियल ब्रांच पर कार्पोगोनियम का निर्माण होता है। कार्पोगोनियल फिलामेंट 3 से 4 सेल्ड का होता है, 3 से 4 कोशिकीय है, और यह भी उसी तरह से फर्टाइल या जननक्षम फीमेल ट्राइकोब्लास्ट से उत्पन्न होता है। कार्पोगोनियल ब्रांच की फर्टाइल परिधीय सेल से कार्पोगोनियम का निर्माण होता है, यानी कि जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं, पेरीसेंट्रल सेल डिवाइड होकर ऊपर की तरफ कार्पोगोनियल ब्रांच इनिशियल बनाती हैं और नीचे की तरफ बेसल सेल बनाती हैं। ये देखिए, ये इस डायग्राम में दिखा रखा है। ये एपिकल सेल है, ये फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है। ये नीचे यहाँ पे सपोर्टिंग सेल बन गई है, ये इससे कार्पोगोनियल फिलामेंट बन गया है। ये सपोर्टिंग सेल है और ये कार्पोगोनियम डिफरेंशिएट हो गया है। यहाँ पर ये ट्राइकोगाइन है, इसकी नेक लाइक पोर्शन, और यहाँ इसका राउंडेड पोर्शन है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। पेरीसेंट्रल सेल डिवाइड होकर अपर कार्पोगोनियल ब्रांच इनिशियल बनाती है और लोअर बेसल सेल बनाती है। ये जो नीचे की आधारी कोशिका है, इसे हम सपोर्टिंग सेल या धारक कोशिका या निलंबक कोशिका कहते हैं, निलंबक कोशिका कहते हैं। कार्पोगोनियल ब्रांच इनिशियल में फिर से डिवीजन होता है, जिससे 3 to 4 सेल्ड, ये देखिए 3 to 4 सेल्ड कार्पोगोनियल फिलामेंट का निर्माण होता है। सबसे ऊपर वाली सेल जो है वो फ्लास्क शेप्ड हो जाती है, जिसका ऊपर का भाग पर्याप्त लंबा होकर ट्राइकोगाइन का निर्माण करेगा। ये देखिए, ये ट्राइकोगाइन है। ट्राइकोगाइन या स्त्रीधानी रोम का निर्माण करता है, और बेसल पार्ट जो होता है वो कार्पोगोनियम का निर्माण करता है, जिसके अंदर एग पाया जाता है। तो ये इस प्रकार से। अब निषेचन से पहले क्या होता है, जो सपोर्टिंग सेल है वो उसमें डिवीज़न होता है, वो नीचे और पार्श्व में विभाजित होती है, एक एक सेल काटती है। नीचे की तरफ बनाती है बेसल स्टीराइल फिलामेंट इनिशियल,
ये यहाँ पर ये दिखाया गया है बेसल स्टीराइल फिलामेंट इनिशियल दिखाया गया है, और लेटरल साइड पे वो काटेगी पार्श्व बंध्य तरंतु प्रारंभिका या लेटरल स्टीराइल फिलामेंट इनिशियल। तो जो लेटरल स्टीराइल फिलामेंट इनिशियल है, ये देखिए यहाँ दिखा रखा है, मैंने बता रखा है, ये लेटरल स्टीराइल फिलामेंट इनिशियल है, ये है। तो ये जो बेसल स्टीराइल फिलामेंट इनिशियल और दूसरा काटती है पार्श्व में लेटरल स्टीराइल फिलामेंट इनिशियल। लेटरल स्टीराइल फिलामेंट इनिशियल फिर से विभाजित होगा और वो 2 सेल्ड लेटरल फिलामेंट का निर्माण कर देगा। फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले जो आसपास की पेरिफेरल सेल्स हैं, परिधीय कोशिकाएं हैं, वो आउटग्रोथ के रूप में वृद्धि करती हैं, और ये आउटग्रोथ फर्टिलाइजेशन के बाद एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है, और इस पूरी संरचना को हम प्रोकार्प कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में स्पर्मेशिया वाटर करंट से कार्पोगोनियम के ट्राइकोगाइन के पास आते हैं। एक स्पर्मेशिया ट्राइकोगाइन के भीतर एंटर करता है, मेल न्यूक्लियाई कार्पोगोनियम के आधार की ओर अग्रसर होता है, और अंत में एग से फ्यूज होकर जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से एक मेल गैमीट एंटर होगा, और ये जो है वो इस प्रकार से ये स्पर्मेटेंजिया का मेल न्यूक्लियाई जो है वो स्पर्मेशियल के डिसोल्यूशन से फिर ट्राइकोगाइनल वॉल्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पास पहुंच जाएगा, और फिर ये स्पर्मेटेंजियम से फ्यूज हो जाएगा, न्यूक्लियस जो है वो एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, और इस तरह से जाइगोट का निर्माण हो जाता है। अब इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं। फर्टिलाइजेशन के पश्चात कार्पोगोनियल ब्रांच में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिससे कि आगे चल के कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण किस प्रकार से होता है। लेटरल स्टीराइल फिलामेंट या तो फर्टिलाइजेशन से पहले या फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद सबसे पहले इसमें डिवीज़न होता है, जिससे 4 to 10 सेल्ड स्टीराइल फिलामेंट बन जाता है, और बेसल स्टीराइल फिलामेंट जो है ये 2 सेल्ड फिलामेंट बनाएगा, और ये न्यूट्रिशन जो है वो आगे चल के न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको सारा बता रखा है, मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ। सपोर्टिंग सेल से ऊपर की ओर अब हम डायग्राम में देखते हुए इसे समझेंगे। ये यहाँ पर ये किस प्रकार से कार्पोगोनियम और बेसल लिटरल सेल्स जो है यहाँ पर इसका यहाँ तक इसका निर्माण हो गया। अब ये सपोर्टिंग सेल से ऊपर की ओर एक ऑक्सिलरी सेल बनती है। ये देखिए, ये सपोर्टिंग सेल है। सपोर्टिंग सेल से ऊपर की ओर ये ऑक्सिलरी सेल बनती है या सहायक कोशिका बनती है। यह सपोर्टिंग सेल और कार्पोगोनियम के बीच में होती है। ठीक है, सपोर्टिंग सेल और ये कार्पोगोनियल फिलामेंट है, इसके बीच में होती है, कार्पोगोनियम के बीच में होती है। ऑक्सिलरी सेल में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है। तो ऑक्सिलरी सेल एक ट्यूबुलर कनेक्शन के द्वारा, ये देखिए, ये ऑक्सिलरी सेल जो है एक ट्यूबुलर कनेक्शन के द्वारा कार्पोगोनियम के बेस से जुड़ जाती है। इस कनेक्शन को हम ओवोब्लास्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ओवोब्लास्ट। ओवोब्लास्ट किसके बीच में बना? ऑक्सिलरी सेल में और कार्पोगोनियम के बेस में, इनके बीच में एक ट्यूबुलर कनेक्शन बना, ओवोब्लास्ट बनता है। ऑक्सिलरी सेल में कौन सा न्यूक्लियस है? 1n, सॉरी। और कार्पोगोनियम में कौन सा न्यूक्लियस है? डिप्लॉइड। ओवोस्पोर का डिप्लॉइड न्यूक्लियस कार्पोगोनियम के बेसल पार्ट में माइटोसिस करके 2 डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। यानी कि जो कार्पोगोनियम में फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहाँ पे डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, तो उसके आधार में ये न्यूक्लियस जो है फिर से डिप्लॉइड न्यूक्लियस फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। इनमें से एक न्यूक्लियाई जो है वो ओवोब्लास्ट के थ्रू, इस ओवोब्लास्ट के थ्रू ये आ जाएगा ऑक्सिलरी सेल के अंदर। ठीक है, इसमें आ जाएगा। ये ओवोब्लास्ट के थ्रू, मान लीजिए ये यहाँ डायग्राम देखते हैं, रफ सा डायग्राम बना रही हूँ मैं, और यहाँ पे
ये है ना कार्पोगोनियल फिलामेंट के बेस में, इनके बीच में, एक सेकेंड, हम वर्चुअल सा डायग्राम बनाते हैं यूं ही समझाने के लिए। मान लीजिए ये हमारे ऑक्सिलरी सेल है और यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये फिलामेंट है, इनके बीच में ये कनेक्शन बना, ये बन गया ओवोब्लास्ट। यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई बने 2n, यहाँ पर एक न्यूक्लियाई है, ये है 1n। यहाँ से एक न्यूक्लियाई ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये ओवोब्लास्ट द्वारा ऑक्सिलरी सेल में एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस आ गया। अब क्या है, ऑक्सिलरी सेल के अंदर, इस ऑक्सिलरी सेल में एक 1n है और 2n का भी एक न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब कार्पोगोनियल फिलामेंट जो है वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है। ऑक्सिलरी सेल का जो अपना हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है। तो होगा क्या, अब ऑक्सिलरी सेल से एक इस तरह से आउट ग्रोथ निकलती है। मान लीजिए ये ऑक्सिलरी सेल है, इससे ये आउट ग्रोथ निकलती है। ये प्रवर्ध जो है इसमें यहाँ पर डिप्लॉयड न्यूक्लियस रह गया, इसका 1n न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो गया या डीजेनरेट हो गया। तो ये जो ऑक्सिलरी सेल में ये न्यूक्लियस फिर डिवीज़न करेगा, यहाँ भी पहुँच जाएगा, इस प्रोट्यूबरेंस में भी पहुँच जाएगा और इसमें से एक एंटर कर जाएगा। अब इस समय ये जो प्रोट्यूबरेंस है यह गोनीमोब्लास्ट इनिशियल कहलाती है। देखिए इसी डायग्राम को मैं यहाँ बताती हूँ आपको कि ये ऑक्सिलरी सेल है ना, ऑक्सिलरी सेल का डिप्लॉयड न्यूक्लियस, यहाँ पे इसने ये एक प्रोट्यूबरेंस बनाई, यहाँ पे इसने माइटोटिक डिवीजन फिर किया, 2 बन गए, एक यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ जाके ये कहलाएगा गोनीमोब्लास्ट इनिशियल। ये रिएक्शन बार बार होती है इस प्रकार से, यहाँ जो है इसके चारों तरफ ये गोनीमोब्लास्ट इनिशियल्स जो है वो बन जाते हैं। गोनीमोब्लास्ट इनिशियल आगे चल के गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट का निर्माण करते हैं। गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट की जो एपिकल सेल है वो एनलार्ज होके पियर शेप्ड हो जाती है और वो प्रत्येक अपर सेल जो है वो कार्पोस्पोरेंजियम में चेंज हो जाती है। प्रत्येक कार्पोस्पोरेंजियम में क्या होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इससे एक नॉन मोटाइल कार्पोस्पोर का निर्माण होगा। ये कार्पोस्पोर नॉन मोटाइल है, ठीक है। इसी के साथ ही क्या होगा, नीचे है सपोर्टिंग सेल पहले, फिर है ऑक्सिलरी सेल, फिर है इसके साथ साथ बेसल एंड लेटरल स्टेराइल सेल्स हैं। ये सभी की सभी ज्वाइंट होकर एक प्लेसेंटल सेल का निर्माण करती हैं। ऑक्सिलरी सेल, सपोर्टिंग सेल, बेसल स्टेराइल सेल, लेटरल स्टेराइल सेल्स, ये सब के सब जुड़ के एक बीजांडासनी कोशिका या प्लेसेंटल सेल का निर्माण करती हैं। साथ ही साथ क्या होता है, फीमेल ट्राइकोब्लास्ट की जो पेरीसेंट्रल सेल्स हैं उनसे भी कुछ अतिवृद्धियाँ ऊपर की तरफ निकलती हैं, आउटग्रोथ्स निकलती हैं, ये पेरिकार्प का निर्माण करती हैं। ये पेरिकार्प का निर्माण कहाँ हुआ, फीमेल ट्राइकोब्लास्ट से, के पीसीएस से, है ना, इनकी पीसीएस से हुआ। तो इस प्रकार से पेरिकार्प प्लेसेंटल सेल तथा कार्पोस्पोरेंजियम को चारों ओर से, कार्पोस्पोरेंजिया को चारों ओर से ढक लेती हैं। इस संयुक्त और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे सिस्टोकार्प। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम सिस्टोकार्प कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम सिस्टोकार्प कहते हैं, ठीक है। ये सिस्टोकार्प जो है, एक सेकेंड, सिस्टोकार्प किससे बना हुआ है, ये सिस्टोकार्प है। इस सिस्टोकार्प में, यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, इस सिस्टोकार्प में है
प्लेसेंटल सेल, एपिकल कार्पोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम वाले गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, और प्लस गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, और साथ ही साथ पेरिकार्प। ठीक है, इन सब से मिलके बनता है। सिस्टोकार्प का कुछ भाग तो हैप्लॉइड होता है, जैसे कि पेरिकार्प। पेरिकार्प हमने किससे बनाई थी? पेरिकार्प हमने पढ़ा था कि पेरिकार्प होती है फीमेल ट्राइकोब्लास्ट की पीसीएस से, पेरीसेंट्रल साइफन से, जो ऊर्ध्व भाग की अतिवृद्धियाँ निकलती हैं, इरेक्ट आउटग्रोथ्स निकलती हैं, वो पार्ट जो है वो हैप्लॉइड होता है। और कुछ भाग डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड भाग कौन सा होगा? गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स और कार्पोस्पोरेंजिया और प्लेसेंटल सेल। ठीक है, इस प्रकार से सिस्टोकार्प के अपर पार्ट से एक छेद होता है जिसे हम ऑस्टियोल कहते हैं। तो इस प्रकार से एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक कॉम्प्लेक्स सी स्ट्रक्चर बनती है जिसे हमने सिस्टोकार्प का नाम दिया है। तो नाउ आगे हम पढ़ते हैं कार्पोस्पोरोफाइट क्या होता है। कार्पोस्पोरोफाइट इट इज़ पैरासाइट ऑन फीमेल गैमीटोफाइट। यह फीमेल गैमीटोफाइट पे परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करता है। कार्पोस्पोर्स जो है वो ऑस्टियोल, सिस्टोकार्प की ओस्टियोल से के डिस्टल एंड से निकलते हैं। मैच्योर सिस्टोकार्प के से कार्पोस्पोर्स रिलीज होकर पास के वाटर की सरफेस पर तैरते रहते हैं, समुद्री जल की सतह पर तैरते रहते हैं। प्रत्येक कार्पोस्पोर सबस्ट्रेटम पर जर्मिनेट होकर एक नए स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। इस स्पोरोफाइट को हम टेट्रा स्पोरोफाइट या चतुष्क बीजाणुद्भिद कहते हैं। अब इसका निर्माण, इसका जो है डेवलपमेंट कैसे होता है। कार्पोस्पोर आफ्टर अटैचिंग, किसी भी सबस्ट्रेटम पर अटैच होने के पश्चात इसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। इस ट्रांसवर्स डिवीज़न के फलस्वरूप दो अनइक्वल सेल्स बनती हैं। क्या होगा? दो अनइक्वल सेल्स बनेंगी। ठीक है, एक है अपर वाली सेल जो है वो लार्ज होती है और लोअर वाली सेल जो है वो स्मॉल होती है। इस लोअर सेल में फिर दोनों में फिर से डिवीज़न होता है, अगेन ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है दोनों में, और इस प्रकार से एक 4 सेल्ड टेट्राड का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 1 2 3 4 है ना। ये सेल जो है वो राइजोइड का निर्माण करेगी और ये जो है एपिकल सेल है। मध्य साइफन और पेरीसेंट्रल साइफन का निर्माण होता है और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है और इस प्रकार से नया प्लांट बनता है जिसे हम टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। टेट्रास्पोरोफाइट ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, अलैंगिक जनन करना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय नॉन मोटाइल हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेट्रास्पोर्स के द्वारा संपन्न होता है जो कि मैच्योर टेट्रास्पोरोफाइट की टेट्रास्पोरेंजिया में बनते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं। टेट्रास्पोरेंजिया मेन एक्सिस के हर टायर की जो पेरीसेंट्रल सेल है उससे डेवलप होते हैं। प्रत्येक ट्रांसवर्स टायर्स में एक स्पोरेंजियम डेवलप होता है। ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये प्रत्येक टायर के अंदर है ना, ये इस तरह से ये टेट्रास्पोरेंजियम है। ये पेरीसेंट्रल सेल दिखाई है, ये सेंट्रल सेल दिखाई है। फर्टाइल पेरीसेंट्रल सेल आसपास वाली सेल से अपेक्षाकृत साइज में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और इनमें फिर इस पेरीसेंट्रल सेल में वर्टिकल डिवीज़न होता है। इस वर्टिकल डिवीज़न के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनेंगी, एक बाहर की तरफ आउटर और एक इनर। आउटर सेल से कवर सेल बन जाती हैं। ये देखिए, ये कवर सेल बन जाती है, दो कवर सेल आवरण कोशिका बनेगी और जो भीतर वाली सेल है वो फिर से दो कोशिकाएं काटेगी, एक अपर सेल और एक लोअर सेल। अपर सेल लोअर सेल स्टॉक सेल बनाएगी। ये देखिए, स्टॉक सेल बन गई और अपर वाली जो सेल है उसे हम टेट्रास्पोरेंजियल सेल कहते हैं और ये टेट्रास्पोरेंजियल सेल है, ये साइज में इंक्रीज होगी। इसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसमें रिडक्शनल डिवीज़न होगा। इसके रिडक्शनल डिवीज़न
के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का निर्माण होगा। ये देखिए टेट्रास्पोरेंजियल सेल, इसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस, इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे और ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है 4 हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ये टेट्रास्पोर्स जो है ये अपने आप को टेट्राहेड्रल टेट्राड्स के रूप में ये देखिए अरेंज कर लेते हैं और प्रत्येक टेट्रास्पोर जो है वो एक हैप्लॉइड नेकेड नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है जो टेट्रास्पोरेंजियल की वॉल रप्चर होने से रिलीज हो जाते हैं। ये 4 टेट्रास्पोर्स में से 2 मेल और 2 फीमेल गैमीटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो ये इस प्रकार से टेट्रास्पोर्स जो हैं उनके द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है और फिर से गैमीटोफाइट का निर्माण होता है। हमने स्टार्ट किया था गैमीटोफाइट से और फिर लास्ट में फिर से, तो इस प्रकार से जो पीढ़ी एकांतरण है वो पॉलीसाइफोनिया में ट्राइफेसिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। इसका लाइफ साइकिल में 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर: एसेक्सुअल टेट्रास्पोरिक, गैमीटोफिटिक स्टेज और कार्पोस्पोरोफाइट। ऑफ दीज 3 स्टेजेस एसेक्सुअल टेट्रास्पोरोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट ये दोनों जो है ये डिप्लॉयड स्टेजेस हैं और ये जो है ये हैप्लॉयड स्टेज है। इस डायग्राम में बताया गया है पॉलीसाइफोनिया में के टेट्रास्पोरोफाइट में टेट्रास्पोरेंजियम में मियोसिस के द्वारा टेट्रास्पोर्स का निर्माण होता है। ये टेट्रास्पोर्स जो है ये आगे चल के मेल और फीमेल गैमीटोफाइट का निर्माण करेंगे। 2 और 2 4 बनेंगे ना यहाँ पे। तो मेल गैमीटोफाइट में स्पर्मेटेंजिया बनेंगे, स्पर्मेटेंजिया में स्पर्मेशिया होगा और फीमेल गैमीटोफाइट के कार्पोगोनिया के अंदर एग का निर्माण होगा। इन दोनों के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के पश्चात जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट के जर्मिनेशन से जो प्लांट बनेगा वो कार्पोस्पोरोफाइट होगा। कार्पोस्पोरोफाइट पे कार्पोस्पोरेंजिया बनेंगे जिनसे कार्पोस्पोर्स बनेंगे। कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट होकर टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट बनाएंगे। इस प्रकार से ट्राइफेजिक एक अवस्था जो है वो हैप्लॉइड है लाइफ साइकिल के अंदर और 2 स्टेजेस जो है वो डिप्लॉयड है। इस प्रकार से ये पीढ़ी एकांतरण एक के बाद इस तरह से चलता है। तो कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट और तीसरा है गैमीटोफिटिक स्टेज। दिस इज ऑल अबाउट पॉलीसाइफोनिया या रोडोफाइसी, क्लास रोडोफाइसी के करेक्टर्स, पॉलीसाइफोनिया की स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर और इसमें पाया जाने वाला जनन। तो यहाँ पर हमारा एल्गी वाला पोर्शन 3rd यूनिट का मेजर जो मेंबर्स वाला पोर्शन जो है ख़त्म हो गया है। अब हम इसके बाद ब्रायोफाइट शुरू करेंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको PDF नोट्स दे दूँगी जो एल्गी के रिमेनिंग जनरल टॉपिक्स रह गए हैं उसके बारे में और लाइकेंस के बारे में। तो मिलते हैं अगली बार। एक नया प्लांट किंगडम का नया डिवीज़न स्टार्ट करना है हमने ब्रायोफाइटा उसके साथ। थैंक यू।